दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 15 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जहां कोरोना संक्रमण की कमी आने के बाद पूर्व मध्य रेल ने 20 जोड़ी सवारी गाड़ियों को फिर से चलाने की घोषणा की है। 2 से 3 दिनों के अंदर ये ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। यात्रियों की परेशानी और उनकी मांग पर इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी गई थी, यह जो मिल गई है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आधार राज ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण सवारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया था। धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है। संक्रमण कम होते ही रेलवे की ओर से फिर से चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सभी 190 सवारी गाड़ियां फिर से चलने लगेगी। जी हां, अभी चलाई जाने वाली ट्रेनों में 3 ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार को झारखंड से जोड़ने वाली है। यह 3 ट्रेनें झारखंड में चलेगी। दोस्तों पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में नारेबाजी भी किया। मौके पर नेताओं ने कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है, जनता महंगाई से त्रस्त है और केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई है। महंगाई से जनता की जेब ढीली हो गई है। रोजमर्रा के सामान भी खरीदने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खासकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जनता भूखमरी की कगार पर खड़ी हो गई है। देश में त्राहिमाम है लेकिन सरकार की सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं है। यह देश में तानाशाही चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि बेरोजगारी और किसानों की समस्या भी सामने है। यह किसान आज 3 महीने से कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भी फेल हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों में लगातार वृद्धि के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने आज साइकिल यात्रा निकाला और फिर इस साइकिल यात्रा के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने ताली और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सिर पर खाली सिलेंडर रखकर महंगाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। दोस्तों कटिहार जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आए दिन बदमाश कटिहार जिले में लूट, हत्या और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ऐसा ही एक मामला कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के मोड़ संडा बड़ी चातर ग्रामीण सड़क के पास सामने आया है, जहां बंधक बैंक कर्मी से अपराधियों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। दोस्तों बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बालू माफियाओं से कनेक्शन रखने वाले दारोगा पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द एक्शन लिया जा सकता है। खबर के मुताबिक ऐसे थानेदार जो बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी थानेदार ही 10 साल के लिए छीन सकती है। साथ ही साथ उन पर कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर नियम कानून तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून लागू हो जाने के बाद शराब माफियाओं के साथ संबंध रखने वाले थानेदार को सरकार ने यही नियम बनाया था। सरकार अब बालू माफियाओं से संबंध रखने वाले थानेदारों पर एक्शन लेने की प्लानिंग कर रही है। यह प्लानिंग तैयार कर रही है। कुछ दिन पहले नीतीश सरकार ने राज्य में 4 इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया था। इसमें 11 थानेदार भी शामिल थे। इन्हें एक जिला से दूसरे जिले में तबादला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह तबादला इसी का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों बिहार में समय से पहले मानसून आया और जून में बारिश की स्थिति काफी अच्छी रही। औसत से करीब 130% ज्यादा 293 मिलीमीटर हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। लेकिन जुलाई में स्थिति ठीक नहीं है। बादल मंडरा रहे हैं और उमस भरी गर्मी सता रही है। कहीं कहीं बारिश हो रही है। पिछले साल 2020 के जुलाई के मुकाबले इस बार 2021 में कम बारिश हुई है। 14 जुलाई की शाम तक 136 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 2020 में तो 11 जुलाई तक ही 160 mm यानी कि मिलीमीटर और 14 जुलाई की शाम तक 177 मिलीमीटर बरसात हुई थी। अच्छी वर्षा होने से शहरी जनजीवन गर्मी से परेशान है, तो ग्रामीण इलाके में किसान पानी नहीं होने के कारण हलकान में है।
दोस्तों, बिहार के सभी निचले इलाके अभी बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कोरोना के बाद बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। जहां पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं, वैसे तो सरकार की तरफ से लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी इलाके का हवाई दौरा भी किया था, मगर शायद इतना काफी नहीं है बिहार की जनता के लिए। जहां कोरोना काल को देखते हुए आरजेडी ने बिहार की जनता के लिए लालू की रसोई शुरुआत की थी, ताकि कोई भी इंसान भूखा न रहे। वहीं अब बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भी राजद ने एक और शुरुआत की है, ताकि जनता को सुविधा मिल सके, जो कि बिहार सरकार के दौरा के बाद उन्हें नहीं मिल रही है। आपको बता दूं कि आरजेडी के नेताओं ने एक नई पहल शुरू की है, वह है कि लालू की नाव और तेजस्वी यादव की पतवार। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर मोतिहारी में इस पहल की शुरुआत की गई है। मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों की मदद के लिए उसे शुरू किया गया है, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो सके। जी मोतिहारी जिले में लालू की नाव की शुरुआत की गई है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से नाव मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों, बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रही है। इस बार बोगस यानी कि फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ कई तरीके के नए प्रयोग को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्र पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग पर फैसला अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमृत स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक का प्रबंध किया जाएगा। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाने की योजना है। मतदान केंद्र पर वोट देने आए मतदाता की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। बिहार निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ईवीएम और बायोमेट्रिक मशीन लगाने का प्रस्ताव तैयार है। बायोमेट्रिक मशीन के अलावा 5 तरीके से वोटरों की पहचान की जाएगी। इसके तहत वोट डालने के लिए आने वाले वोटर का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फेस रीडिंग की भी योजना है। मतदान केंद्र पर इपिक से मिलान किया जाएगा। मतदान से पहले इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। सुरक्षा की इस चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए बोगस यानी कि फेक वोटर की आसानी से पहचान हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक बार वोट डाल देते हैं तो आप दोबारा वोट नहीं डाल सकते। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार भर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह में किसी भी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पटना के गांधी मैदान में होने वाले समारोह में आम लोगों के आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, यानी कि अगर आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान जाना चाहते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोगों को नहीं आमंत्रित दिया जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए समारोह में लोगों की संख्या कम हो सके, इसके लिए अति विशिष्ट महानुभावों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों, 26 जुलाई से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन बजट सत्र में शामिल होने के सवाल पर विपक्ष के विधायक डरे हुए हैं। यह कहना है बिहार नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट के मसले को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा को पत्र लिखा है। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर तीसरी बार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने इसके पहले 23 मार्च और उसके बाद दूसरी दफे 3 अप्रैल को बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। तेजस्वी यादव ने इस बार फिर से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट करने वाले पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र के माध्यम से कई सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि विधानसभा परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल किसके आदेश से पहुंचा था। अवैध तरीके से आए हुए पुलिस कर्मियों को विधायकों पर अत्यधिक बल प्रयोग करते हुए लात जूतों से मारने और जानवरों की तरह उठाकर फेंकने सहित जानलेवा हमला करने का आदेश किसने दिया था। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर महिला विधायकों के साथ हुई दुर्व्यवहार, बाल खींचकर मारने, घसीटने समेत अन्य तरीके से यातना देने का आदेश किसने दिया था। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मांग की है कि वे मानसून सत्र से पहले यह सुनिश्चित करें कि विधायकों के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष के विधायक विधानसभा जाने में खुद को असहाय पा रहे हैं। विधायकों को यह डर सता रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। तेजस्वी यादव स्पीकर से यह मांग की है कि हम लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तभी विधानसभा के सत्र में शामिल हो पाएंगे।
दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां महिलाओं की शिक्षा के मुद्दे को जनसंख्या से जोड़ रहे हैं, वहीं उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हां में हां मिला रही है। नीतीश कुमार के बयान के बाद अब बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी और व्यवहारिक कानून की जरूरत है। बिहार सरकार को एक बच्चे के मापदंड का पालन करना चाहिए। हर राज्य जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वे करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या कानून पर कहा है कि हर राज्य जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वे करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि आजाद है। हालांकि अकेले कानून जनसंख्या वृद्धि रोकने में मदद नहीं कर सकते। बहुत सारे शोध कार्यों के बाद यह पाया गया है कि अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो फिर प्रजनन की दर प्रभावी रूप से कम हो जाती है। बिहार ने लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर इसका प्रयोग किया है और सफलता हासिल की है। अगर यह जारी रहा तो फिर राज्य में यानी कि बिहार में 2040 के बाद जनसंख्या के नेगेटिव ग्रोथ होगी। अब नीतीश कुमार के बयान को समझने के लिए महिलाओं की साक्षरता और प्रजनन दर के रिश्ते को भी समझना होगा। दोस्तों, कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रहे कलह के बीच जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर ये अटकलें सही साबित हुई तो फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका हो सकती है। जब मंगलवार को गांधी परिवार के साथ चली करीब 1 घंटे की इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। यह करीब 1.5 घंटे तक चले मुलाकात के बारे में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन हरीश रावत ने इतना जरूर कहा है कि प्रशांत किशोर पंजाब के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नहीं आए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बाकी जगह पर वे अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश करेगी। इससे पहले प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा के प्रमुख शरद पवार से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। यह शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी मोर्चे बनाने के प्रयास में हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इन सब खबरों के बीच अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वे विपक्ष को जरूर एकजुट करेंगे ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके और फिर से देश की कमान कांग्रेस के हाथ हो। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने बिजनेस को विदेशों में भी फैलाने की तैयारी कर रही है। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में लालू राबड़ी के नाम से शुरू किया गया अगरबत्ती यानी कि LR अगरबत्ती शोरूम को अब भारत के बाहर भी फैलाने का फैसला किया है। यह LR अगरबत्ती के नाम से शुरू किए गए शोरूम को इंग्लैंड और सिंगापुर में खोलने का ऑफर तेज प्रताप यादव को मिला है। तेज प्रताप यादव के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड और सिंगापुर से कई बिजनेसमैन ने तेज प्रताप यादव से संपर्क किया है। तेज प्रताप यादव ने भी इंग्लैंड और सिंगापुर में इसका शोरूम खोलने की सहमति दे दी है। ऐसे में आने वाले चंद महीनों में LR अगरबत्ती का शोरूम सिंगापुर और इंग्लैंड में होगा। लालू राबड़ी के नाम पर LR अगरबत्ती का नया बिजनेस तेज प्रताप यादव ने हाल ही में शुरू किया है। अगरबत्ती बनाने के तमाम मशीनें दानापुर के उस जगह पर लाई गई है जहां पहले कभी लालू प्रसाद यादव का बड़ा खटाल हुआ करता था। यहां सैकड़ों की संख्या में गाय पाली जाती थी और दूध बाजार में बिकता था। लालू मुख्यमंत्री रहते हुए भी खटाल आते जाते रहे और गायों का खासा ख्याल रखते हैं। इसी खटाल में तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती का मुख्य केंद्र बनाया है और यहां तमाम उत्पादन शुरू होता है। दोस्तों, पटना के बाद बिहार के 6 शहरों में एलिवेटेड रोड बनेंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। जी हां, इससे लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इन शहरों में रहने वाले लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में बहुत जल्द कोई दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इन शहरों में सड़कवार अध्ययन किया जाएगा। देखा जाएगा कि कौन सा इलाका बहुत अधिक जाम समस्या से जूझ रहा है। इसके बाद इन इलाकों में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा ताकि लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बार फिर से गंगा की गाद का मुद्दा उठाया है। इसके पहले भी बिहार सरकार लगातार ये कहते हुए आई है कि फरक्का बराज बनने से गंगा नदी में गाद भरने की वजह से नदी का बहाव, उसकी अविरलता प्रभावित हुई है और इसी से बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। यह बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक बार फिर से पुरानी मांग फरक्का बराज के जल निकासी क्षमता और गंगा जाल में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी पर पुनर्विचार का मुद्दा उठाया है। जल संसाधन मंत्री संजय
कुमार झा ने कहा है कि गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सहित कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती है। यह फिर बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती है। यह नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती है, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार की दुर्दशा के लिए नेपाल और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यह संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार के बड़े इलाकों में आने वाले बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल के प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका है। इस तरीके से कहे तो मंत्री संजय झा ने बिहार के इस दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर नेपाल और मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज बनने के बाद से गंगा नदी की तलहटी में गाद भर रहा है। गाद की वजह से गंगा नदी की अविरलता प्रभावित हुई है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून तो हर हाल में लागू होना ही चाहिए, कानून लागू होने से ही इसका असर दिखेगा। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की उन्होंने आलोचना की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। भाजपा नेता ने कहा है कि नीतीश जी को इस मसले पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यदि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है तो फिर शराबबंदी को लेकर बिहार में कानून क्यों बनाया गया? यह जन जागरण चलाया जाता, लोगों को जागरूक किया जाता, यह कानून नहीं बनाया जाता। आज शराबबंदी कानून में सारे थाने फंसे हुए हैं। यह विधि व्यवस्था का हाल देख लीजिए। दरअसल इस कानून के पेचीदगी ही काफी ज्यादा है। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का असर हुआ है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इस महीने की आखिरी तारीख तक आ जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई तक और 12वीं का रिजल्ट 30 जुलाई से 31 जुलाई तक आ जाएंगे। रिजल्ट निकलने के बाद छात्र cbse.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दूं कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यह साथ ही छात्रों के पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट तय करने की बात कही गई थी। इसको लेकर एक समिति भी बनाई गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8 करोड़ 60 लाख लाभुकों के बीच जुलाई का अनाज वितरण 10 अगस्त तक करने का निर्देश दिया है। यानी कि अगर आप सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनाज का लाभ उठाते हैं तो आपको जुलाई के महीने का राशन 10 अगस्त तक मिल जाएगा। यह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जिन पंचायतों में लाभुकों के बीच अनाज वितरण की गति धीमी है, उनके बारे में स्थिति की रिपोर्ट सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यह पीडीएस दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि लाभुक जिस दुकान से चाहे अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं। इसमें किसी भी लाभुकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 38 जिलों को 4,20,000 मीट्रिक टन चावल और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4,64,000 मीट्रिक टन अनाज सभी पीडीएस दुकानों को उपलब्ध करा दिया गया है। यह लाभुकों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 25.87% अनाज का उठाव किया जा चुका है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की चित्रकूट में चल रही 5 दिवसीय बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आरएसएस उस मास्टर प्लान का खाका तैयार करने में जुटा था जिसके आधार पर बीजेपी और केंद्र सरकार को आगे बढ़ना है। यह साथ ही आरएसएस ने मुस्लिम समुदाय को लेकर भी अपना नजरिया बदला है और अब उन्हें अपने विचारधारा के साथ जोड़ने की दिशा में अहम फैसले लिए हैं। चित्रकूट शिविर में कोरोना काल में आरएसएस के बंद पड़े कार्यक्रम के साथ आरएसएस की शाखाओं को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, अब आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपने पेट जमाने के लिए अहम फैसला लिए गए हैं। सूत्रों की माने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस में हिंदुओं के साथ मुस्लिम लोगों को जोड़ने पर जोर दिया है। इसके लिए मुस्लिम बस्तियों में शाखा खोलने पर चर्चा हुई है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में बैठक शुरू होने से ठीक पहले बयान दिया था कि सभी हिंदू और मुसलमान भारतीयों का डीएनए एक है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को एक होकर काम करना पड़ेगा। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब मुस्लिमों को साथ जोड़ने और उनके बीच शाखाएं खोलने की दिशा निर्देश से साफ किया है कि संघ मुसलमानों को अपनी विचारधारा से जोड़ने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक संगठन देश के मुसलमानों को संघ यानी कि आरएसएस के करीब लाने का काम कर रहा है। आरएसएस इस संगठन को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है, लेकिन इस पर नजर जरूर रखता है।
दोस्तों, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू राबड़ी शासन के स्वास्थ्य बजट से अधिक आज मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अनुदान मद में खर्च हो रहा है। जहां एकीकृत बिहार का स्वास्थ्य बजट औसत 64 करोड़ रुपए था, जबकि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के 68 करोड़ 3 लाख रुपए मात्र मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष राज्य की गरीब एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 8,200 रोगियों को चिकित्सा अनुदान के रूप में दिया गया है। क्या सामाजिक न्याय का नारा लगाने वाली पार्टी राजद ये बताएगी कि उसने समाज के गरीब तबके के इलाज के लिए सरकार की ओर से कौन सी सहायता दी थी और कितने लोग लाभान्वित हुए थे। साथ ही नीरज कुमार ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य नीति प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान के बदौलत पोलियो मुक्त बिहार बना, जिसकी प्रशंसा बिल गेट्स जैसे दुनिया के अमीर व्यक्ति ने किया। यह साथ ही स्वास्थ्य सेवा में सहयोग का हाथ बढ़ाया। जब बिल गेट्स ने कहा कि गरीबी और बीमारी के खिलाफ बिहार की प्रगति शानदार रही एवं बहुत कम राज्य हैं जिन्होंने गरीबी और बीमारी के खिलाफ अधिक प्रगति की है। अंतर साफ है कि आरजेडी शासनकाल में आतंक राज के कारण चिकित्सा तत्कालीन महामहिम के यहां आला छोड़कर हथियार की मांग कर रहे थे और दिल्ली जाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। जब दूसरी ओर बिल गेट्स जैसे लोग नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार आकर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। 2004 से 2005 में बिहार में प्रति माह मात्र 39 मरीज सरकारी अस्पताल इलाज के लिए जाते थे, जो आज बढ़कर 10,496 हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए बढ़ने वाले रोगियों की संख्या यह दर्शाता है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे सुधार के कारण आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर कई दल के नेताओं ने असहमति जताई है तो कई लोगों ने भी सही बताया है। जब बुधवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार का साथ दिया है और उनके बयान पर सहमति भी जताई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के बयान और उपायों का वे स्वागत करते हैं। बिहार में शिक्षा का असर है कि देश के प्रजनन दर के औसत बिहार का प्रजनन दर कम है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण राजनीति करने के लिए है या फिर महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है, एक दृढ़ इच्छा हो शक्ति होनी चाहिए। महिलाओं को शिक्षा देकर, जो गरीब तबके के हैं उन्हें शिक्षा देकर और विकास की धारा से जोड़कर हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट एग्जाम में पिछड़ा और अति पिछड़ा कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। यह नीट एग्जाम के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले एडमिशन में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस नीट के अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए बिना ही प्रवेश परीक्षा की घोषणा पर हजारों पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के सभी हकों को छीनकर उन्हें हलाल कर रही है। एक अन्य ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्गों के छात्र डॉक्टर बने। आखिर भाजपा को देश के 60% से अधिक आबादी वाले पिछड़े और अति पिछड़ों से नफरत क्यों है। यह नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के सहयोगी नीट परीक्षा में पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने वाले पर क्यों तुले हैं। मोदी जी ओबीसी से घृणा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले टीचर को विभाग द्वारा बर्खास्त किया जा रहा है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार नालंदा की 3 तो पटना की 14 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी तरीके से बहाल होने के कारण इन पर एक्शन लिया गया है। आने वाले दिनों में और भी कई टीचर को बर्खास्त किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना की अलग अलग स्कूलों पर तैनात 14 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। यह मिली जानकारी के अनुसार जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उनमें से पटना के 14 में से 3 शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं। इन सबों पर जालसाजी करके नौकरी पाने का आरोप है। वही फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी तरीके से बहाल हुए नालंदा के 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। शिक्षा विभाग के इस कार्रवाई से हरकंप मच गया है। आपको बता दें कि बिहार के स्कूलों में तैनात और भी कई टीचर सरकार के रडार पर हैं, जो कि फर्जी तरीके से शिक्षक बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं। दोस्तों, इस्लामी शिक्षा के प्रमुख संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण का कानून का विरोध किया है। दारुल उलूम के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नौमानी ने कहा है कि यह नीति समाज के हर वर्ग के खिलाफ है। आखिर ये कैसी नीति है जिसमें लोगों को बेसिक जरूरतों के लिए भी सरकार इनकार करती है, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यह मानव अधिकारों के खिलाफ है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की विधि आयोग की ओर से तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा सरकारी नौकरियों में प्रमोशन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी योजना या फिर सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिल सकेगा। इस कानून के खिलाफ सरकार से अपील करने के सवाल पर दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने कहा कि आखिर सरकार से अपील करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं तो आखिर उन बच्चों की क्या गलती है? आखिर उन्हें कोई बेसिक जरूरत से वंचित रखा जाएगा? यह सही नहीं है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 15 लोगों की जान चली गई है। जी हां, मौत के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में 6, मुजफ्फरपुर में 3 समेत उत्तर बिहार के जिलों में 15 लोगों की जान चली गई। जब पश्चिमी चंपारण में 2, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में 1-1 लोगों की जान चली गई है डूबने की वजह से। दरभंगा जिले की बिरोल थाना क्षेत्र के गौरा में 2 सगे भाई और 1 चचेरी बहन की डूबने से जान चली गई है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा देश के 6 राज्यों में अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। यह पार्टी ने अब देश के 6 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब पार्टी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को भी जोर शोर से लड़ने की तैयारी कर रही है। इन राज्यों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दौरा भी कर रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात राज्यों का लगातार दौरा करके चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। यहां पार्टी को पूरी तरीके से सक्रिय होने पर गुजरात में नगर निकाय चुनाव में अच्छा रिस्पांस भी मिला है। इसके बाद पार्टी आगामी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। जहां सीएम केजरीवाल ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और दूसरे अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात में पूरा फोकस बनाए हुए हैं। इसके अलावा पार्टी पंजाब में तो पहले ही विपक्ष में बैठी हुई है, वहीं इस बार इसकी रणनीति है कि वे पंजाब पर पूरी तरीके से दिल्ली की तरह कब्जा कर लें। जब पंजाब दौरे के बाद उन्होंने उत्तराखंड में भी पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने और फिर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दौरा किया है। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी ने गोवा की तरफ रुख करते हुए वहां पर राजनीतिक गोटियां फिट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद एक लगातार कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मोदी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि कच्चा माल काफी सस्ता है, उस पर टैक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि दाम काफी बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जमाने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी। कलयुग कलयुग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकलना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। रामदेव ने है कि सरकार को भी टैक्स की जरूरत है, लेकिन वो इतना ही पैसा लोगों से लें कि लोग भी जिंदा रहें। खून इतना ही निकालना चाहिए जिससे शरीर में लोगों को आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो जाए। मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी। डीजल पेट्रोल के साथ देश को खाने के तेल में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए जनता को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। संसद के मानसून सत्र में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने एक मसले पर विपक्षी दलों के साथ साझा रणनीति बनाकर सरकार पर हमला करने के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। संसद सत्र में पहले महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के जागरूकता अभियान का आगाज करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी सरकार महंगाई पर जानबूझकर लगातार इनकार की रणनीति अपना रही है, मगर इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ खाद्य और उपभोक्ता महंगाई से लोगों की जिंदगी कठिन हो गई है। यह महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। पी चिदंबरम ने महंगाई के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रबंधन की खामियों को जिम्मेदार ठहराया है। पी चिदंबरम ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 6.26% पहुंचने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अनाज, सब्जी, फल और यात्रा भाड़ा सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी इसी हफ्ते और बढ़ा दिए गए हैं। पी चिदंबरम ने कहा कि पहली बार दशकों बाद देश में बेरोजगारी दर 8% पार हो गई है। हरियाणा जैसे राज्य में तो बेरोजगारी दर 32% तक पहुंच गई है। 4 करोड़ रोजगार तो अकेले लॉकडाउन में चले गए हैं। यह कांग्रेस की ओर से हालात सुधारने के लिए 3 प्रमुख मांगे रखते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम घटाने के लिए टैक्स और सेस में कटौती की जाए।
दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में पेट्रोल डीजल के दाम उछाल को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा है कि खाया भी मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे हैं। यह शेयर किए गए आर्टिकल का हेडलाइन है, तेल के दाम बढ़ने से खाना पीना महंगा। आपको बता दूं कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। जब कांग्रेस पेट्रोल डीजल रसोई गैस और कई खाद्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आगामी 15 जुलाई तक देश के 23 शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। जब पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन संवाददाता सम्मेलनों को पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता संबोधित करेंगे और इनमें महंगाई के कारण जनता का पेश आ रही मुश्किलों का उल्लेख करने के साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर करेंगे। दोस्तों, पूर्णिया जिले की 60 पंचायतों में इसी वित्तीय वर्ष में ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। यह ग्रामीण विकास विभाग के जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। चिन्हित पंचायतों का 15 जुलाई से डीपीआर तैयार किया जाएगा। इससे पहले पूर्णिया जिले की 3 पंचायत पूर्णिया पूर्व प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत चांदी, रुपोली की कोयली सिमरा पंचायत और कस्बा के गुरहिड़ी पंचायत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए पूर्णिया जिले के 60 और पंचायतों में इसे शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जहां ठोस और गीले कचरा प्रबंधन के जिला सलाहकार डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि जिला जल एवं स्वच्छ समिति प्रस्ताव की जांच करके तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देगी। दोस्तों, राजस्थान के नागौर में एक शख्स के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। यहाँ के भादवा गांव के एक निवासी साल में करीब 300 दिन सोते रहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित शख्स का नाम पुरखराम है, जिन्हें सोने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है। यह घर वाले नींद में ही उन्हें खाना खिलाते हैं। पुरखराम कहते हैं कि उन्हें कोई दूसरी परेशानी नहीं है, बस नींद ही नींद आती है। वे तो जागना चाहते हैं पर शरीर साथ नहीं देता है। पुरखराम की उम्र करीब 42 साल है। इस दुर्लभ बीमारी की वजह से वे लगातार कई दिनों तक सोते रहते हैं। पुरखराम के परिजनों का कहना है कि एक बार सोने के बाद वे आराम से सोते रहते हैं और 20 से 25 दिन तक नहीं उठना तो एक सामान्य सी बात हो गई है उनके लिए। ऐसे में कोई जरूरी काम आ जाए तो और मुश्किल, क्योंकि ऐसे में पुरखराम को जगाने के लिए परिजनों को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है। यह पड़ोस के गांव से लेकर दूर दराज तक पुरखराम को लोग कुंभकर्ण के नाम से पुकारने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरखराम को इस बीमारी की शुरुआत तब हुई थी जब वे करीब 18 साल के थे। यह शुरुआत में वे 5 से 7 दिनों तक सोते थे। तब भी डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिल सका। धीरे धीरे पुरखराम के सोने का समय बढ़ता गया। डॉक्टर अब उन्हें एक दुर्लभ बीमारी हाइपरसोमेनिया से पीड़ित बताते हैं। जब मेडिकल साइंस के जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि वे कभी ठीक नहीं होंगे, जब वे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।